नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। तेजस्वी यादव अपने परिवार के इकलौते सदस्य दिखाई दे रहे हैं जिन्हें नीतीश कुमार की वापसी पर आपत्ति है। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो आज एक तीर से दो शिकार करते हुए दिखे हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो चिराग पासवान के यहाँ गए तो थे, लेकिन चिराग मॉडल भूले नहीं थे। 2-3 मिनट में निकल लिए बिना चिराग पासवान से मिले। और आज राजद के असंतुष्ट विधायक चेतन आनंद के घर वो पहुंचे। गृह प्रवेश था। गृह प्रवेश क्या था? मतलब सरकारी बंगला। पहली बार के विधायक को मंत्री स्तर का बड़ा बंगला दिया गया और उस बंगले पर वो पहुंचे। और वहां पहुंच करके जिस प्रकार का संदेश उन्होंने दिया, ये साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान से उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। और कैसे दूर नहीं हुई है? चिराग मॉडल आपको याद ही है, जिसके तहत जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर पर धकेला गया। और अब दिन रात चिराग पासवान को पानी पी पी कर कोसने वाले आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद के घर पर जाकर घंटों बिताना और कल चिराग पासवान के यहां से सिर्फ रस्म अदायगी कर चुपचाप निकल लेना, ये क्या इशारा करता है? पशुपति कुमार पारस के जिस दही चूड़ा भोज की चर्चा थी, वहां लालू यादव तो पहुंचे, भाजपा नेता संजय पासवान भी पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। क्या तेजस्वी यादव के रुख की वजह से उन्होंने वहां पहुंचने से परहेज किया? क्या है बिहार की परिस्थितियां और इस परिस्थितियों में बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है? खासकर तब जब 72 घंटे बाद राहुल गांधी भी पटना में होंगे, तो राजद के विधायकों और तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा भी पटना में होगा। तो चलते हैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, नमस्कार। एक कहावत बिहार में चलती है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तमाम तरह के लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे थे कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बोलने में गड़बड़ा जाते हैं। कुछ लोग तो उनकी मानसिक हालत तक पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अभी भी वो दूसरों की मानसिक हालत को खराब कर देंगे नीतीश कुमार। इस इतना उनका दिमाग काम कर रहा है। क्या लगता है? चिराग पासवान को दिन रात भला बुरा कहने वाले आनंद मोहन पिता पुत्र, उनके घर पर जाकर घंटों बिताना। वो राजद के विधायक हैं, असंतुष्ट विधायक हैं। आनंद मोहन की पत्नी जदयू की सांसद है, लेकिन चिराग पासवान के यहां से ऐसे ही निकल जाना, क्या इसका संदेश है? देखिए, मैं आपको बता दूं जो कल जो पर्दे के पीछे का जो खेल हुआ है, इनसाइड स्टोरी क्या है वो मैं बता देता हूं। नीतीश कुमार जी को 12 बजे जाना था और नीतीश कुमार पहुंचते हैं चिराग पासवान के कार्यक्रम स्थल पे 10 बजे। और जब जैसे ही सीएम आवास से मुख्यमंत्री निकलते हैं, चिराग पासवान को ये मैसेज दिया जाता है। मैसेज मिलने के बाद चिराग पासवान पूजा पे बैठ जाते हैं। जब नीतीश कुमार चिराग पासवान के कार्यक्रम स्थल में पहुंचते हैं, मात्र 10 बजे पहुंचते हैं, 10 मिनट भी नहीं रुकते हैं। तब जब यह पहले से पूर्व निर्धारित था कि नीतीश कुमार 12 बजे आएंगे, तो फिर नीतीश कुमार 10 बजे क्यों गए? क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को वो इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते थे? और मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार ने बातचीत के ही क्रम में किसी एक बड़े नेता को ये कहा था कि हमारे साथ जो कोई कभी भेदभाव करता है, हमारे साथ कोई षड्यंत्र करता है, मैं उसको भूलता नहीं हूं। तो नीतीश कुमार एक तरफ निमंत्रण को भी नहीं ठुकराना चाहते थे, दूसरी तरफ पॉलिटिकल मैसेज भी देना चाहते थे। जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 12 बजे का था तो नीतीश कुमार क्यों गए? हालांकि इसके काउंटर में यह कहा जा रहा है कि 10:30 में या 11:45 में नीतीश कुमार का कोई बैठक था। तो क्या बैठक आधा 1 घंटा पहले टाला नहीं जा सकता था? दूसरी तरफ यदि चिराग पासवान को यह मैसेज मिल गया कि मुख्यमंत्री पूर्व निर्धारित समय से पहले पहुंच रहे हैं, तो 2 या 5 मिनट का रास्ता है चिराग पासवान के घर से और पार्टी कार्यालय का, तो क्या चिराग पासवान नहीं आ सकते थे? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में चिराग पासवान को लेकर जो घाव था वो आज भी बना हुआ है। और नीतीश कुमार के बारे में आप भी जानते हैं अभिषेक जी कि नीतीश कुमार के साथ आप षड्यंत्र करेंगे
नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे तो नीतीश कुमार आपको बख्शने वाले नहीं है। और मैंने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार किसी भी हालात में बीजेपी, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को मिला के इतना मजबूत नहीं करना चाहेंगे जितने संख्या बल पे कोई विधानसभा चुनाव के बाद खेल कर सके बीजेपी। तो ये पूरा ये जो है जो कयास है, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये सब जो है विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखना चाहिए। चलिए अगला सवाल। नहीं, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मीसा भारती ने दोबारा बयान दिया। कल दोबारा बयान दिया है मीसा भारती ने और कहा है कि नहीं भाई, वो तो परिवार के सदस्य हैं, उनका तो हमेशा स्वागत है। वो चाचा है, नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि उनका स्वागत है। रोहिणी आचार्य कही रही है कि पापा का कहा सच होता है। लालू यादव ने तो खुलेआम खुल्लम खुल्ला लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार आना चाहे तो उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक बाधा तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको? तेजस्वी यादव बाधा दिख रहे हैं? आप फाइनल डील होने के पहले जो होता है ना कि जब तक फाइनल डील ना हो जाए तब तक ना स्वीकार करो ना अस्वीकार करो। अब तेजस्वी यादव कह देंगे कि हाँ स्वागत है, तो फिर सस्पेंस क्या रह जाएगा? ये खेल है या वाकई तेजस्वी यादव को कोई रिजर्वेशन है? देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव के गुट की मानी जाती हैं, ठीक है, मीसा भारती का तेजस्वी यादव से संबंध उतना अच्छा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य एक गुट में है, तेज प्रताप यादव और ये मीसा भारती एक गुट की हैं। लेकिन यहाँ जो है दोनों गुट में से जो दोनों बहनें हैं उनका बयान एक सा है। तेज प्रताप यादव को हालांकि गंभीरता से राजद वाले ही नहीं लेते हैं, तो हम पत्रकार कैसे लें? तो हालांकि तेज प्रताप यादव ने 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा था कि चाचा को आने के लिए निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल ऐसा मुझे सुनने में आया कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चाचा के लिए सारे दरवाजे बंद है। लेकिन दोनों भाई एक सुर में बात कर रहे हैं और दोनों बहन अलग सुर में बात कर रहे हैं, पिता अलग सुर में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में नीतीश कुमार के एंट्री को लेकर, नीतीश कुमार को फिर से गठबंधन में लाने को लेकर मतभिन्नता तो है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बार नहीं कई बार इस विषय पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं फिर भी पूरे दमखम के साथ ये आपको कहता हूं कि राजनीति में ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता है। पूर्व में आपने देखा अमित शाह ने क्या कहा था नीतीश कुमार को लेकर। नरेंद्र मोदी ने तो नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठाया था। नीतीश कुमार ने भाजपा को वो कहा था बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, पूरा डिफाइन किया था। तो बड़का झूठा पार्टी अब नीतीश कुमार के लिए बड़का सच्चा पार्टी हो गया। नहीं, आपके मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर क्या कहा था अमित शाह ने? नीतीश बाबू और लल्लन बाबू के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो अपने स्टाइल में कहते हैं। ये खोल पता कर ही सुन नहीं। लीजिए, आपके लिए हमेशा के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और फिर नारा भी लगवाते हैं लोगों से, भारत माता की जय। पता ही एयरपोर्ट में उनका जनसभा हो रहा था और एयरपोर्ट नाम का ही है, वहां पे आप जनसभा हुआ करते हैं। और हमारे जो उस समय के जो सम्मानीय सांसद थे अजय निषाद ने बहुत मेहनत किया था बेचारा, और बेचारे दरभंगा जाके एयरपोर्ट संजय झा जी को बेचारे उन्होंने एकदम कौन सा होता है वो सत्यनारायण भगवान पूजा में समर्पित कर दिए। हमारे सांसद बहुत एक्टिव है, हमारे केंद्रीय मंत्री इतने एक्टिव हैं। ये मुजफ्फरपुर से जो वर्तमान में सांसद हैं राजभूषण निषाद चौधरी, इतने एक्टिव हैं कि पंखा का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि राजनीति में ऐसे बयानों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ही वहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, यहां से भी येलो 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 सिग्नल टिंग 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 होने लगेगा। अच्छा ऋषि जी, एक खबर आती है, एक खबर अंदर खाने सूत्रों के हवाले से जो मिलती है वो बता रहे हैं, कई लोग ये दावा कर रहे हैं, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, कि 2028 के मार्च में जो राज्यसभा का चुनाव 2028 के जून में जो राज्यसभा का चुनाव होगा, जिस सीट पर आरसीपी सिंह के बदले खीरू महतो भेजे गए हैं,
उस चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद तेजस्वी यादव को सौंप दे, ऐसी कोई अंदरूनी डील पर दोनों सहमत हो जाएं तो तेजस्वी यादव सहमत हो सकते हैं। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार ऐसे किसी अंदरूनी डील के लिए हाँ कहेंगे? लेकिन इसके साथ एक बात और बोल दे, कांग्रेस के अंदर के कई लोग मुझे बताते हैं कि जब शरद पवार को संसदीय दल के नेता के चुनाव में 1991 में हराना था नरसिम्हा राव को, तो नरसिम्हा राव ने कथित तौर पर अर्जुन सिंह से यही डील की थी कि अरे भाई हम तो बीमार रहते हैं, अगले साल राष्ट्रपति चुनाव है, हम चले जाएंगे, आप ही देखिएगा। अर्जुन सिंह उस झांसे में आ गए थे और शरद पवार को हराने के लिए दोनों एक हो गए थे। तो सवाल यह है कि मौखिक डील का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये बताइए, कहा जा रहा है कि 28 में राज्यसभा चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद तेजस्वी यादव को सौंप दे। ये एक मुद्दा चल रहा है, क्या लगता है इसमें कितना दम है? अरे भाई हमें तो हंसी आती है। ऐसा आश्वासन तो नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो तेजस्वी यादव को दिया ही था। वो भी संवाददाताओं के सामने कहा था। तेजस्वी यादव पीछे खड़े थे, नीतीश कुमार आगे थे। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो बोले कि 25 में तो इन्हीं को सब संभालना है, इन्हीं के लीडरशिप में चुनाव होगा, यही चेहरा होंगे। हाथ हाथ पकड़ के पीछे से आगे ले आए, बोलता काहे नहीं है? ऐसा ही बोले, कंधा पर हाथ रख के आ गया, बोलता काहे नहीं है? बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार को उस समय यह लग रहा था कि यदि लालू यादव के पुत्र के लिए हम यदि इस प्रकार का आश्वासन देते हैं तो लालू यादव पूरे मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन में उनके लिए लड़ेंगे। लेकिन लालू यादव तो उस्ताद, राजनीति के उस्ताद हैं। उन्होंने मीटिंग में ही खेल कर दिया। राहुल गांधी को दूल्हा बता दिया। और राजनीति में दूल्हा कौन होता है? जो नेता होता है जी। तो लालू यादव, देखिए नीतीश कुमार भी राजनीति के चाणक्य हैं, तो लालू यादव भी उनके बड़े भाई ही हैं, छोटे भाई नहीं है। मैं परसों, ये नहीं 4-5 दिन पहले गवर्नर साहब मिलने गए थे। लालू यादव का जो मैं एटीट्यूड देखा, मतलब एक मतलब होता है, राहुल गांधी जानते हैं, लालू यादव अपने आप को समझते हैं ना, जन नेता रहे हैं भाई। आज भी 30-32% वोट उनके साथ है। आरिफ मोहम्मद खान का राजनीति में क्या वजूद रहा जनता दल में, कहने की जरूरत नहीं है। लालू यादव सांसद और केंद्रीय मंत्री यूं बना देते थे, जिसको चाहे लोकसभा का सांसद बना दिया, जिसको चाहे विधायक बना दिया। तो ये तो मत भिन्नता तो है परिवार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि नीतीश कुमार के तरफ से सही सिग्नल मिलेगा तो इस मत भिन्नता को भी लालू यादव खत्म कर सकते हैं। लालू यादव में वो हैसियत है, परिवार के मुखिया है, पार्टी के मुखिया है। और तेजस्वी यादव को यदि एक बार बैठा के समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव इस विषय को अधिक खींचने का प्रयास करेंगे। जी ऋषि जी, कल एक टीवी चैनल पे मैंने देखा, मृत्युंजय तिवारी बैठे हुए थे राजद के, और एक क्या नाम है पूनावाला, वो बीजेपी से बैठे हुए थे। क्या बोले, चूना वाला बोले? नहीं, चूना वाला। अरे क्या, अब शेख जी गलत नाम बोलते हैं आप। चूना वाला नाम नहीं है हमारे, वो हमारे प्रिय मित्र है, वो हमारे प्रिय मित्र है, पूना वाला नाम है उनका। हाँ, झा जी लोगों को क्या बोले हैं, ऋतुराज झा को कल से वायरल हो रहा है। एक असंसदीय शब्द, अमर्यादित शब्द बोला है, मैथिल ब्राह्मण लोग अलग नाराज है उनसे। अब खैर छोड़िए, ऋतुराज झा को बोले, बात कर लेंगे। आम आदमी पार्टी में शायद कोई 2-3 झा नेता है, तो उन्होंने कहा है, एक के बारे में से इशारा था कि वो झा 1 है और ऋतुराज झा को कहा झा 2 है। अब उसका अलग अर्थ कुछ लोग निकाल रहे हैं, खैर वो उनकी बात है। ये बताइए हमें साफ बताइए ऋषि जी, एक लाइन में, राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार सबके हैं, लालू परिवार में मतभेद है, लालू परिवार में एक कुछ बोल रहे हैं, दूसरे कुछ बोल रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, संवैधानिक रूप से ये बात तो सही है कि बिहार के मुख्यमंत्री है तो बिहार में आगे बढ़कर कहा, अरे भैया जी, उससे आगे बढ़कर कहा कि वो जनता दल परिवार से संबंध रखने वाले जी, वही मैं कहने जा रहा था। एक ही विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। इसके मायने है कि देखिए, इसके बड़े मायने हैं कि महागठबंधन के तरफ से, राजद के तरफ से ग्रीन सिग्नल है। अब नीतीश कुमार को डिसाइड करना है कि आपको एनडीए में रहना है या इंडिया गठबंधन में रहना है। ये नीतीश कुमार को डिसाइड करना है। और मैंने कल एक बड़े एंकर को लाइव प्रोग्राम में मैसेज किया, इसी विषय पे डिबेट हो रहा था। मैंने कहा कि ऐसे बयान राजद के तरफ से जब ऐसे बयान आएंगे
एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार का कद बढ़ेगा। नीतीश कुमार का जो डिमांडिंग कैपेसिटी है एनडीए में बढ़ेगी। बीजेपी प्रेशर में आएगी। देखिए लालू एक दिन से दो शिकायत करना चाहते हैं। ऐसे बयानों से यदि मन नीतीश कुमार का डोल गया तो आ जाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो बीजेपी को कम से कम बीजेपी पे दबाव बनाने में तो राजद जो है सफल हो पाएगी। यदि जेडीयू अधिक सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी कम सीटों पर लड़ेगी, तो राजद पे जो प्रेशर लालू यादव बनाना चाहते हैं वो बनाने में तो सफल हो जाएंगे और नीतीश कुमार भी खुश हो जाएंगे। हो सकता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार इधर आ जाए, 70-75 विधायकों के साथ इधर आ जाए, फिर प्रधानमंत्री के डील हो जाए कुछ। लेकिन उसी में आप देखिए ना, उसी में राजीव रंजन जो जदयू प्रवक्ता थे वो कह रहे थे हम 220 सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं एक बात तो कहता हूं अभिषेक जी, आज आप नोट कर लीजिए, मजबूत नीतीश कुमार, 70-75 विधायकों वाला नीतीश कुमार प्लस रिटर्निंग टू इंडिया गठबंधन, पीएम पद और निशान की राजनीति लॉन्चिंग, इन तीनों चीजों को नोट कर लीजिएगा। आज का डेट कितना है? 15 जनवरी 2025 को ऋषि मिश्रा ने न्यूज लॉन्चर पे कहा था नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। मजबूत नीतीश कुमार, चुनाव जीतने के बाद 70-75 विधायकों वाला नीतीश कुमार, फिर प्रधानमंत्री पद की तरफ नीतीश कुमार देखेंगे और बिहार में निशांत की राजनीति लॉन्चिंग होगी। आज के डेट में नोट कर लीजिए, 3:10 पर ऋषि मिश्रा ने कहा था। ठीक है, 3:10 पे आपने कहा। तो एक चीज और आपको हम जानकारी दे दें, कल राजीव रंजन उसी प्रोग्राम में जिसमें मृत्युंजय तिवारी ये सब बातें बोल रहे थे, उसी में राजीव रंजन जो जेडीयू प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि 220 सीटों का टारगेट है। अब 243 कुल सीटें ही हैं, 206 2010 में ये जीत चुके हैं। अब 220 का टारगेट यदि है तो मुझे यह सुनकर हंसी आई कि 220 आने के बाद तो नीतीश कुमार को लोग रुखसत कर देंगे। 220 का मतलब ही हो गया कि बिना नीतीश कुमार के 135 सीटें तक आ गई एनडीए की, जो महाराष्ट्र में हुआ है कि बिना शिंदे के, अगर शिंदे को माइनस कर दीजिए तो कितनी सीटें हैं? 175 के करीब सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 145 है। तो ये खेल, ये जेडीयू वाले लोग जानबूझकर बोल रहे हैं, कुल्हाड़ी पर पांव रख रहे हैं या पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरह के बयानों से। और क्या नीतीश कुमार की सहमति है ऐसी बातों पर? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता। देखिए नीतीश कुमार का मेन एम जो है, अभिषेक जी आप भी समझते हैं, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स तमाम चीज, हाँ तमाम चीजों का जो ये जो खेल चल रहा है वो सीटों को लेकर है। मैं बार बार कह रहा हूं, कई दर्शक जो हैं हम लोगों पे आरोप भी लगाते हैं कि ये बहुत दिनों से खेल कर रहे हैं। देखिए भैया, बिहार में नीतीश, लालू और ये चिराग और बीजेपी यही सेंट्रिक फिगर है। तो कोई डेवलपमेंट होगा तो इसी विषय पर चर्चा होगा। यदि पॉलिटिकल डिबेट होंगे, पॉलिटिकल संवाद होंगे तो इसी विषय पर चर्चा होंगे। ऋषि जी, मैं दर्शकों के लिए कह देता हूं एक लाइन, कह देता हूं, एक लाइन, बस एक लाइन। बिहार की राजनीति और बिहार विधानसभा का अंक गणित और बिहार का सामाजिक गणित जिस तरह से बना हुआ है, उसमें कोई भी राजनीति फिलहाल बिना नीतीश कुमार की चर्चा के हो ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार से ही चर्चा शुरू होगी और नीतीश कुमार पर ही खत्म होगी। ये कड़वी सच्चाई है, इसे कोई माने या ना माने। जी, तो मैं वही दर्शकों को कह रहा हूं, सामान्य दर्शकों को, कि यदि बिहार को लेकर यदि हम कोई प्रोग्राम करते हैं, अभी पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसकी चर्चा जरूर होगी। और उसमें ये 4-5 फिगर ही सेंट्रिक हैं बिहार की राजनीति में: नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी, सम्राट चौधरी, ये तमाम लोग। तो चर्चा होगी। तो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। जहां तक देखिए, मेरा ये बिल्कुल ये मानना है कि नीतीश कुमार एनडीए फोल्ड में ही रहेंगे। चुनाव नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पे होंगे। चुनाव के बाद यदि मजबूत नीतीश कुमार उभर के आते हैं, 43 वाले नीतीश कुमार यदि 70-80 के आसपास उनकी संख्या होती है, फिर देखिएगा बिहार में भी खेला होगा, केंद्र में भी खेला होगा, देख लीजिए। अच्छा, आप खेला की बात कर रहे हैं तो एक खेला आपको हम बता दें। पशुपति पारस के घर आज खेला होते होते रह गया है। भाजपा नेता संजय पासवान भी पहुंचे हैं तो लालू यादव भी पहुंचे हैं। क्या लगता है, जिस चेहरे की कमी थी वो चेहरा नीतीश कुमार का था? क्या राहुल गांधी के आने का इंतजार किया जा रहा है?
कि राहुल गांधी के आने के पहले उनकी भाषा को सुनकर या राहुल गांधी का पॉलिटिकल मूव क्या होता है उसको लेकर के जो राजनीतिक दबाव बनेगा, उसके बाद नीतीश कुमार बड़े फैसले लेंगे। और ये सवाल मैं आपसे ऋषि जी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा नीतीश कुमार का था और उस मुद्दे पर अब सियासत राहुल गांधी कर रहे हैं। ये ओपन, ये पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें। वो दिल्ली चुनाव में भी कल जाति जनगणना और आरक्षण की बात कर रहे थे। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार के होम टर्फ पर आकर नीतीश कुमार की भाषा बोलना, ये नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाएगा या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस की तरफ से भी दरवाजा खोलने का संकेत होगा? नहीं, देखिए, आप राहुल गांधी का नाम लिए हैं, तो राहुल गांधी ने जिस विषय पे आज मोहन भागवत को घेरा है उस विषय पे नीतीश कुमार को भी जवाब देना होगा, जेडीयू को भी जवाब देना होगा। मोहन भागवत ने कहा देश हिंदुस्तान को आजादी 1947 में नहीं मिला था। हिंदुस्तान को आजादी जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर पे जब निर्णय हुआ तब हिंदुस्तान को आजादी मिला। और राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार से एग्रेसिव अप्रोच मोहन भागवत के उस बयान को लेकर अपनाया है, तो तमाम जो एनडीए के जो घटक दल हैं, खासकर जो समाजवादी विचारधारा से हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ऐसे नेताओं को जवाब देना होगा कि हिंदुस्तान को आजादी 1947 में मिली थी या जो मोहन भागवत कह रहे हैं तब मिली थी। तो नीतीश कुमार देखिए कई ऐसे बयान मतलब बीजेपी के नेता या संघ के नेताओं द्वारा दिए गए हैं जिसपे नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं। आप देखिए ना, गिरिराज सिंह जो यात्रा निकाले, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, क्या नीतीश कुमार चाहते थे ऐसी यात्रा निकले सीमांचल में? क्या गिरिराज सिंह जो रोज उजुल बजुल बयान देते हैं, क्या नीतीश कुमार ऐसे बयानों को तरजीह देंगे? या मोहन भागवत ने जो कल बयान दिया है देश के आजादी को लेकर, क्या नीतीश कुमार इसका समर्थन करेंगे? तो तमाम ऐसी चीजें हैं। जहां तक पशुपति पारस की बात है अभिषेक जी, तो पशुपति पारस के घर पे जब लालू यादव पहुंचे हैं तो माहौल दिखने वाला था। जो कार्यकर्ताओं में जो जोश था, लालू यादव जिंदाबाद और पशुपति पारस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जो माहौल देखने को मिला। और खुद पशुपति पारस लालू यादव को कार तक छोड़ने आए हैं। तो मुझे लगता है कि नए गठबंधन की ओर इशारा कहीं ना कहीं जो ये हालात हैं वो दर्शाते हैं। हालांकि मेरे पास जो खबर है, नीतीश कुमार ने 5 या 6 सीटों का ऑफर पशुपति पारस को दिया था। पशुपति पारस कम से कम 15 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी सीटें पशुपति पारस को एनडीए में दिया जाएगा वो जेडीयू के खाते से दिया जाएगा। और नीतीश कुमार, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि 5 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थे। ऐसे हालात में पशुपति पारस जो है राजद के साथ जाएंगे, और आज उसका जो एक इंडिकेशन आपको देखने को भी मिला चुनावी कार्यक्रम में। जी नहीं, एक दिलचस्प बात यह है, मैंने भी इस बारे में जानकारी हासिल की, वही आपसे जानना भी चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर सीटें पशुपति पारस की पार्टी को जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें 70-80% सीटें, यदि 15 मिली तो 12 से 13 सीटें चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ दी जाएंगी, ताकि जेडीयू के काडर को सहूलियत होगी कि चिराग पासवान का समर्थन करें या पारस का समर्थन करें। ये बातें कही जा रही है। पहली चीज ये है। लेकिन अब ये तो चुनाव आएगा तब क्लियर होगा। राहुल गांधी, मेरा मूल सवाल यह था कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, जाति जनगणना और ओबीसी की बापू सभागार में बैठक है, उसमें उनकी बातें हैं इन सब चीजों को लेकर के, सामाजिक न्याय, संविधान बचाओ, सब पर उनकी बातें हैं। क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार के होम टर्फ पर नीतीश कुमार के मुद्दे को लेकर जब वो राजनीति करने आ रहे हैं, ये नीतीश कुमार के लिए सुविधा या आसान रास्ता बना रहे हैं या नीतीश कुमार के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा, देखिए, मोहन भागवत के बयान हो, जातीय जनगणना का बयान हो, संविधान बचाओ की बात हो। अब जातीय जनगणना के जनक कौन है? इन दिनों यदि देखें, यदि 2-3 सालों में देखें, तो जातीय जनगणना के जनक कौन थे? नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार उस फोल्ड में चले गए हैं जो जातीय जनगणना के एक तरह से विरोधी हैं। मुंह पे तो बोलते नहीं, डायरेक्ट तो बोलते नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं कि एक मतलब बटोगे तो कटोगे, एक है तो नेक है। ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं? नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना तो ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि जो कास्ट लाइन पे राजनीति को, पॉलिटिक्स को जो कास्ट लाइन पे राहुल गांधी लाना चाह रहे हैं, जातीय जनगणना को उभार कर,
अब यदि पटना आके जब पाटलिपुत्रा के धरती पर आके जब राहुल गांधी ऐसे बयान देंगे, जातीय जनगणना की बात करेंगे, कास्ट सेंसस की बात करेंगे, तो उसका जवाब तो नीतीश कुमार को देना होगा। अब ऐसे 4-5 मसले ऐसे हैं अभिषेक जी, जिसपे नीतीश कुमार को बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा। आप देखिए मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, या जातीय जनगणना का बात है, संविधान बचाओ वाली बात है, पिछड़ों की बात है। आजकल जो राहुल गांधी का लाइन क्या है, पिछड़ों की बात करते हैं। अब बाबा साहब वाली बात जो अमित शाह ने बयान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर, तो अमित शाह जो ना, बिल्कुल सही कहा आपने, अमित शाह ने जो पार्लियामेंट के पटल पे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, तो ऐसे विषय को लेकर जब राहुल गांधी हमलावर होंगे, तो फिर नीतीश कुमार का रिस्पांस क्या होगा, जेडीयू का क्या रिस्पांस होगा, ये कहने की बात है। ऋषि जी, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के दिल्ली से पटना तक एक किताब पढ़ते हैं, लूसेंट की किताब, पटना से ही छपती है, लूसेंट पढ़ते हैं ना। अब लूसेंट वालों को हमें एक सलाह देनी है जी, लूसेंट वालों को एक सलाह देनी है, उसी पर आपसे हम आपकी तवज्जो चाहेंगे। आजादी के मामले में कंगना रनौत सही है कि मोहन भागवत सही है? 47 वाली बात को लगता है कि नहीं भाई, वो गलत बात है। मुझे भी लगता है कि 47 में आजादी नहीं मिली थी, ये सब किताब में झूठ पढ़ाया गया है, मुझे भी ऐसा अब लगने लगा है। लेकिन अब कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गई है, 47 वाले में कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कंगना रनौत ने कहा 14 में आजादी, ये कह रहे हैं भागवत जी कि 22 में आजादी, कल को कोई आकर के कह देगा कि नहीं 25 में आजादी। कल को कोई कौन है भारतीय जनता पार्टी में वो जो गाना गाते हैं, वो क्या नाम है जो अश्लील गाने गाते हैं, आजकल सांसद भी हो गए हैं, एक वो कौन है, रवि किशन, हाँ, और एक मनोज तिवारी, ये लोग आकर के आजादी की नई तारीख भी दे सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि लूसेंट वाले लोग गलत पढ़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है, और लूसेंट वाले लोग सही पढ़ा रहे हैं, तो इस बात को उनको देना चाहिए एक कैवियट, एक स्टार मार्का लगा के कि ना तो मोहन भागवत सही है, ना अंजना वो क्या नाम है, कंगना रनौत सही है। अब बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या सलाह दी जाए लूसेंट वालों को। मैं आपसे जी आपको कहूं, इन लोगों को गायक के श्रेणी में लाके आपने गायकों का अपमान किया है। गायक नहीं है ये, पूर्वांचलियों के माँ बहनों के इज्जत बेच के, जो गानों में क्या होता है, रिमोट से ये उठा देंगे, कैमरा से वो दिखा देंगे, फिल्म का क्या नाम होता है, भोजपुरी समाज का, पूर्वांचलियों का अपमान किया है इन लोगों ने। अपना दुकान चलाने के लिए क्या 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 अश्लील चीजों को परोसा है, कहने की जरूरत नहीं है। सही नेहा सिंह राठौर कहती है कि ये गायक हैं जी, इनको गायकों के श्रेणी में मत लाइए। जहां तक मैं एक बात बताऊं आपको, सवाल क्या मैं भूल गया इनका, थोड़ा मैं सवाल ये है कि देखिए अब किताब में हम लोग पढ़ते रहे 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, अब कंफ्यूज कर दिया दो लोगों ने जो बौद्धिक अश्लीलता फैला रहे हैं, एक मोहन भागवत, एक कंगना रनौत, एक 14, एक 22, मैं समझ गया। मैं 2 बजे एनडीटीवी पे था लाइव, एक लेखक थे जो संघ बैकग्राउंड से आते थे। बोले देखिए आप संघियों की ये बेचारों का मजबूरी है कि आप क्या कहें, क्योंकि मोहन भागवत ने कह दिया कि हिंदुस्तान को 1947 में आजादी नहीं मिली थी, तो अब उसी लाइन पे चलेंगे ना। तो प्रोफेसर साहब, हमने उनसे पूछा, प्रोफेसर साहब कल जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे कि देश को आजादी 1947 में नहीं मिली थी? ये तो हद हो गया। आप अपने प्रोपेगेंडा, और खासकर मोहन भागवत जैसे बुद्धिजीवी, मोहन भागवत जी को मैं बुद्धिजीवियों के श्रेणी में मानता हूं। ऐसे लोग, ऐसे उच्च पदों पे आसीन जो लोग हैं, ऐसे बयान देंगे, मुझे उम्मीद नहीं था। कंगना रनावत को तो मैं बुद्धिजीवी मानता नहीं हूं, उनको मोहन भागवत से तुलना करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मोहन भागवत ने जो ये बयान दिया है, भाषा ये तरह की है, डेट अलग है। देश के उन वीरों का अपमान है जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। उस भगत सिंह का अपमान है, उस चंद्रशेखर आजाद का अपमान है, उस महात्मा गांधी का अपमान है, उस नेहरू का अपमान है, उस अंबेडकर का अपमान है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन देश की आजादी के लिए लगा दिया। और आप कहते हैं 1947 में देश आजाद नहीं हुआ? चलिए, मतलब आप मानते हैं, चलिए तो आप मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं कि 15 अगस्त। और अभिषेक जी, यदि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो एक भागलपुर के आपके दर्शक हैं, एक सवाल पूछे हैं आपसे
जी जी, और जरूर बताइए। यदि मैं आपकी अनुमति हो तो मैं उसको हाँ आपके कार्यक्रम में रखना चाहूंगा। एक जी। भागलपुर के आपके सम्मानित दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से भागलपुर में पैक्स अध्यक्षों ने लूट मचा रखी है। एक पीरपैंती ब्लॉक का मामला है जहां जी। के पैक्स अध्यक्ष ने, जिनके पास मात्र 4 एकड़ जमीन है, लेकिन उन्होंने 22 लाख समथिंग हजार के धान अपने परिवार के तमाम लोगों में बेच दिया और पैसे का गलत ढंग से निकासी कर लिया है। हालांकि इस पे जांच बैठा दिया गया है, लेकिन जांच किस प्रकार से होता है आप समझते हैं। तो आप समझ जाइए, जिनके पास 4 एकड़ जमीन नहीं है वो 22 लाख समथिंग हजार के धान बेच दिए, मतलब उन खरीद पैक्स लिए। अध्यक्ष को उन पैक्स अध्यक्ष को बताइएगा, हमारे सम्मानित दर्शक है, उनका पूरा सम्मान है, कि भाई वो अमृतकाल चल रहा है देश में। 2 साल में 50,000 रुपए को सीधे 16,000 गुना। कौन सा बिजनेस है जो एक नेता के बेटे ने 80 करोड़ में बदल आप दिया था 50,000 रुपए के? आप भाई तो ये बताइए ना, अमृतकाल है इस देश में। आप जिनके पास 4 बीघा जमीन है वो हम्म 22 लाख समथिंग हजार का धान मतलब उगा लिया और बेच लिया और हम्म तमाम पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। और खुद वो आदमी पैक्स अध्यक्ष है, बताइए। इस प्रकार का जी। भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं किसानों के हमदर्द हैं नीतीश कुमार जी। नहीं, आपके कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं, ये कृषि सचिव क्या कर रहे हैं, ये पैक्स अध्यक्ष जो लूट का बाजार बना रखा है भागलपुर में, ऐसे पैक्स अध्यक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए ना, सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कृषि मंत्री थे। बहुत सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार से उनका सीधा मतभेद हुआ, अंततः उनको कैबिनेट छोड़ करके जाना पड़ा। ये एक सच्चाई है, पूरे बिहार ने देखा है। और उस मामले में देखिए पूरे बिहार के लोगों की सहानुभूति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, सबकी सहानुभूति सुधाकर सिंह के साथ थी, क्योंकि वो मुद्दा नीतिगत था। वो मुद्दा व्यक्तिगत नहीं था नीतीश कुमार के साथ जो हुआ, किसानों के मुद्दे पर था। उन्होंने खुद को कहा था कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस मंत्रालय में बैठकर मैं चोरों का सरदार हूं। मतलब उनके शब्दों में इतने चोर भरे हुए हैं डिपार्टमेंट में कि वहां उनको लग रहा था कि वो चोरों के सरदार हैं। लेकिन अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मंत्री बने मुश्किल से 2-3 हफ्ते हुए थे। मैं तो वही बिहार चीज में कह रहा हूं किसान। अभिषेक जी। हम्म अभिषेक जी, मैं 2 सेकंड में यही चीज कह हम्म रहा हूं कि यदि नीतीश कुमार हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि अच्छी है, ईमानदार है, तो उनके नीचे जो सिस्टम काम कर रही है। अब टैक्स का क्या काम होता है कि आम किसानों का धान को सही रेट पे खरीदना, ताकि हम्म किसानों को मदद मिले। अब टैक्स हम्म अध्यक्ष जिनके जिम्मे ये जिम्मेवारी है, वही लूट मचा रहे हैं। तो डीएम, भागलपुर के डीएम क्या कर रहे हैं, भागलपुर के एसडीएम क्या कर रहे हैं, ये डीडीसी क्या कर रहे हैं, ये तमाम जो लोग बैठे हैं क्या कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल लोगों पे सही बात, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने। और अब तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव माननीय अमित शाह जी के हाथ में है। अब पैक्स की यूनिट बिहार झारखंड दोनों की है या सिर्फ बिहार की है? पैक्स की जो पैन बिहार यूनिट है, अगर बिहार की होगी तो राज्य सरकार के अधीन होगी, मैं पता करके कल दर्शकों को बताऊंगा। और बिहार झारखंड दोनों की होगी, मल्टी स्टेट होगी, तो उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा केंद्र सरकार के पास होगा। तो कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी हो जाता है कि पैक्स के ऊपर कंट्रोल किसका है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है या सिर्फ बिहार की कोऑपरेटिव है? पैक्स तो लोएस्ट यूनिट है कोऑपरेटिव, आप जानते हैं, लोएस्ट यूनिट है ना, पंचायत लेवल पे है। अब सवाल ये जी जी। उठता है कि जिस तरह से बिहार की सियासत हिचकोले खा रही है, क्या उसी तरह से बिहार का समाज भी हिचकोले खा रहा है? और इन हिचकोलों के बीच में कल और परसों 2 दिन नजर सबकी राउज एवेन्यू कोर्ट पर होगी कि आखिर सीबीआई लैंड फॉर जॉब मामले में कल यानी 16 जनवरी को क्या कहती है, किस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश करती है। और 17 जनवरी को इसी मामले में ईडी एक मुकदमे को लेकर, सेम मामला है लेकिन 2 जांच एजेंसियां अलग अलग इसमें कार्रवाई कर रही है, वो क्या कहती है। और उसके बाद तेजस्वी यादव परिवार के बाकी सदस्यों की भाषा बोलते हैं या अपनी भाषा पर और ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। यह भी काफी कुछ तय करेगा कि 2025 फिर से नीतीश का जो नारा है, वो फिर से नीतीश का नारा तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल साकार करेंगे या भारतीय जनता पार्टी साकार करेगी, या भारतीय जनता पार्टी शिंदेकरण की भूमिका में आगे बढ़ जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।